हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज की ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वन शॉट वीडियो होगी जो कि सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जो कि है एकलव्य स्नातक वन, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ को अवेलेबल करवा दिया जाता है। और फॉर फ्री नोट्स आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि है www.eklavysnatak.com। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि मानव अधिकार की अवधारणा के विकास का परीक्षण करना है आपको, कि मानव का जो अधिकार है वो कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ है, इसकी अवधारणा कैसे विकास में आई है। तो बेसिकली अगर हम मानव अधिकार की बात करें तो मानव अधिकार बेसिकली वो होता है जिससे किसी व्यक्ति को ना किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार हो गया, भेदभाव हो गया, उससे बचाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि सभी को शारीरिक हो गया, बौद्धिक हो गया, इन सभी रूप से विकसित होने का समान अवसर मिले, ताकि अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, तो उसका और अच्छे तरीके से विकास होगा। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली मानवाधिकार है। ठीक है, तो यह अवधारणा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, न्याय की मूलभूत अधिकारों को प्रमोट करती है। भारतीय संविधान ने मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों को शामिल किया है। ठीक है, और मानव अधिकार जो है वो एक ऐतिहासिक मानव चिन्ह है जो कि मानव अधिकारों की अवधारणा का विकास है। ठीक है, और विकास के विभिन्न चरणों में या विभिन्न ऐतिहासिक संबंधों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के साथ साथ विभिन्न जितने भी देश हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक विकास का एक स्रोत रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो मानव अधिकार है उसकी विभिन्न विभिन्न समझ और प्रथाएं हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के लिए मानव अधिकार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसी वजह से यही कारण है कि इसके अलग अलग समझ और प्रथाएं हैं। ठीक है, सो मानव अधिकार का विकास उन महत्वपूर्ण स्थलों पर आधारित है जिन्होंने इन अधिकारों के योगदान दिया है। जैसे हो गया मैगा कार्टी इंग्लैंड। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा, मनुष्य एवं नागरिक के अधिकार। तो ये सभी ऐसे स्थल है या महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां पर मानव अधिकार को योगदान दिया गया, जिसकी वजह से मानव अधिकार का विकास हुआ है। ठीक है, सो इन अधिकारों और घोषणाओं ने लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता के दावे की नींव रखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को आप आगे कंटिन्यू करेंगे कि मानव अधिकार तथा स्वतंत्रता जो है उस पर ध्यान केंद्रित करने का विकास जो है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राष्ट्र राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने और युद्ध के पश्चात सार्वभौमिक दृष्टिकोण की विशेषता है। ठीक है, तो इसके बाद ये सारी चीजें होने लगी थी। तो प्रथम चरण में अगर हम बात करें तो लोग जो थे वो राज्य के अधिकार के जितने भी अधिकार थे ना उनको दावा करते थे। तथापि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि अधिकारों के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण देखा गया। विश्व युद्ध के पश्चात व्यक्तिवाद को एक नया आयाम मिला जहां पर राज्य और सरकार जो है अपने नागरिकों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य हो गए। संप्रभु राज्यों ने क्या किया कि अधिकार और विभिन्न जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं उसके अंतर्गत कानूनी दायित्व को स्वीकार किया। ठीक है, तो इसने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था को स्थापित किया जो आज भी उपस्थित है। देखिए, हम यहाँ पे मानव अधिकार के विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए चीजें जो है थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, आप ये मत समझिएगा कि इस क्वेश्चन में आप केवल मानव अधिकार क्या है, कैसे विकास कर सकते हैं इसका और कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल है ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। इसके बारे में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बतानी होगी। ठीक है, सो राष्ट्र राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून और जितनी भी संधियां हैं उनसे बंधे होते हैं और इसीलिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानदंडों द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर अपनी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियां तैयार करनी होती हैं। ठीक है, सो कुछ इस प्रकार से आप मानवाधिकार के बारे में बता सकते हैं। आप थोड़ा सा डिटेल भी दे सकते हैं कि मानवाधिकार बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सो मानव अधिकार बेसिकली एक विश्वव्यापी अधिकार होता है जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग और संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर होता है। इसके इन सभी चीजों से रिलेटेड अगर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो सकता है, सभी को इक्वल सम्मान मिलेगा, हक मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये मानवाधिकार कहता है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव अधिकार के संरक्षण संवर्धन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की व्याख्या करनी है आपको। तो जब मानव अधिकार के संरक्षण बचाव की बात आती है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, सो मानव अधिकार जो है उसके अध्ययन के प्रमुख विकास में 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र चार्टर आया था जो कि 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। ठीक है, एक चार्टर बना था। यह जो है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देता है। ठीक है, और सुरक्षा राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण मतलब फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन
रखने के लिए और उसको विकास करने की ओर ध्यान देता है, ठीक है। सो अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है बेसिकली। संयुक्त राष्ट्र चार्टर चार्टर जो है वो राज्य की संप्रभु समानता से लेकर बल प्रयोग से के निषेध तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है। तो ये जो चार्टर है ये बताता है कि हमें फ्रेंडशिप तरीके से हर देश को साथ में रहना चाहिए और बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चीजों को बातचीत के साथ ही सुलझा लेना चाहिए, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशन जिसको हम यूएन भी कहते हैं, वो मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और संयुक्त राष्ट्र जो है वो गठित दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनके बीच में साहसी प्रयासों का प्रतीक है। जो दो देशों के बीच में ना मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाने के लिए भी हेल्प करता है, उनको प्रेरित करता है कि अगर चीजें बात से सॉल्व हो सकती है तो बात करके डिस्कशन करके उसको सॉल्व कर लिया जाए, बल का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है। जो मानव अधिकारों की सच्ची सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। ओके, इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र जो है उसके माध्यम से विश्व समुदाय एक साथ आते हैं और विभिन्न विभिन्न मानव अधिकारों की समझ रखते हैं और उनके प्रावधान के लिए संवैधानिक और विभिन्न तरीके के साधन उपलब्ध कराते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार संचालन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स OHCHR जिसको हम कहते हैं, मानव अधिकारों के प्रति सभी देशों के लिए जिम्मेदार बनता है। जो मतलब सभी देशों में मानवाधिकार का पालन हो रहा है, सभी को मानवाधिकार मिले हैं, इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और उनके लिए मानवाधिकार का पालन करने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है कौन? OHCHR। ओके, सो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में अगर हम बात करें तो विभिन्न देशों के नेताओं का मिलना और उनके ध्वनि के रूप में काम करता है। उनका मिलना जुलना, यहाँ पे आप इसको काट दीजिएगा, मिलन होता है वहां पे और वहां पे डिस्कशन होते हैं, ठीक है। और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए साझा प्रतिबद्ध होने के लिए वाद विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ओके, जितने भी तरीके के वाद विवाद चल रहे हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाता है और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि विश्व भर में मानव अधिकारों का पालन हो सके और हर व्यक्ति को उनके अधिकारों का आनंद उठाने का अवसर मिल सके। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजी हैं, वर्ड्स बहुत नॉर्मल है। आप चाहें तो अपने तरीके से कुछ चीजों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इस चीज को आप अपने आंसर में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज लिखेंगे, आप अपने वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज करें, बस ये की पॉइंट्स की तरह आपके लिए काम करेंगे, जिनको आप अपने वर्डिंग में कन्वर्ट करके और एज इट इज भी अगर आप लिखते हैं तो वही बात है, आपको मिल जाएंगे मार्क्स। पर जब आप अपने तरीके से लिखेंगे इन वर्ड्स का यूज करके तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रमुख प्रावधान क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रमुख प्रावधान अगर हम बात करें तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में पारित की गई थी, ठीक है। और इस घोषणा में मानव अधिकारों के प्रति, व्यक्ति के अधिकारों को, मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति प्रमुख निर्देश निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की अगर हम बात करें तो प्रमुख प्रावधानों की अगर हम बात करें तो वह निम्नलिखित है। सबसे पहला, सभी मानव जन्मजात स्वतंत्र और बराबर हैं, चाहे वो मानव कहीं से भी आता हो, किसी भी कैटेगरी का हो, लिंग का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, समुदाय का हो, सभी स्वतंत्र है और बराबर है, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को जन्मजात ही उनके अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का अधिकार होता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। इस पॉइंट का कहना ये है, ठीक है। और उन्हें सभी अधिकार और स्वतंत्रता के लिए बराबर प्रतिष्ठा और समर्पित व्यवहार के अधिकार होता है, कि सभी को बराबर का प्रतिष्ठा मिले, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले, इसका अधिकार सबको होता है, ठीक है। और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का भी हक होता है। और किसी भी प्रकार के अगर उत्पीड़न होता है, उसके बदले अगर उनके साथ बुरा होता है तो उन्हें सुरक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो उन्हें विचार, धर्म, धर्मानियों तरीकों के से किसी के साथ जुड़ने या व्यक्त करने का हक है। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी विचार को ही मान सकते हैं, किसी भी धर्म में पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका अपना खुद का अधिकार है, ठीक है। तो घोषणा ने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदारी सौंप रखी है और विचारात्मक और सामाजिक प्रगति के लिए को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। सो यह जो है सार्वभौमिक घोषणा आज भी मानव अधिकारों की मूल उस्ताद के रूप में मान्यता प्राप्त कर रही है। तो जो मानव अधिकार है, वो जितने भी अधिकार हम लोगों को मिलते हैं उसमें मानव अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और यह जो है दुनिया भर में मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली यही पूछा गया था कि सार्वभौमिक घोषणा के प्रमुख प्रावधान क्या थे, कि मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा जब कर दिया गया तो इसके प्रावधान क्या थे। तो ये थे जो हमने डिस्कस करे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत और दक्षिण अफ्रीका में शिक्षा के अधिकारों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान पर चर्चा करना है, कि भारत में और अफ्रीका में किस तरीके से शिक्षा के अधिकार है। ठीक है, सो दक्षिण अफ्रीका का उपलब्धता, यहाँ पे आप इन वर्ड्स को यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे लेना। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका उपलब्धता, सभी छात्रों की एक कार्यात्मक शैक्षणिक संस्थान तक पहुंच होनी चाहिए, भवन लिंगों के लिए स्वच्छता सुविधाएं होनी चाहिए, शैक्षिक सामग्री होनी चाहिए, पुस्तकालय, कंप्यूटर सुविधाएं और इंटरनेट कनेक्शन भी इसका हिस्सा है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। ठीक है, सुगम्यता के 3 अतिव्यापी आयाम, गैर भेदभाव, भौतिक पहुंच और आर्थिक पहुंच। इसका मतलब है कि शिक्षा सस्ती, शारीरिक रूप से सुलभ और बिना किसी भेदभाव के प्रदान करनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए सभी को। स्वीकार्यता पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक तकनीकों सहित शिक्षा के रूप में सार को शामिल करती है। यह जो है शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में प्रासंगिकता, उपयोगिता और शिक्षा की गुणवत्ता में संबंधित जितने भी चीजें हैं उसको पूरा किया जाना चाहिए, ये कहती है। ठीक है, और साथ ही साथ अनुकूलनीयता, इसमें क्या है कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन हो गए, शिक्षार्थियों को विभिन्न जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां हैं उनकी मांगों का जवाब देने के लिए अनुकूल होना चाहिए। भारत में अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम जो है 2009, जिसे आमतौर पर आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है, और भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 ईस्वी को पारित किया गया था। ठीक है, और यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व को व्याख्या करता है। और यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसे भारत सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक बुनियादी अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन जाता है। ठीक है, तो अभी पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में कैसे कि वहां पे कि सभी को सुगम्य और 3 अतिव्यापी आयाम है। ठीक है, वहां पे और भारत की अगर हम बात करें तो कैसे एक आरटीआई अधिनियम 2009 लागू किया है, जिसमें अनुच्छेद 21 ए के तहत बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी आयु उस आयु के बच्चों को सभी को अनिवार्य शिक्षा और अच्छी क्वालिटी में शिक्षा मिलना अनिवार्य है, और ऐसा करने वाला 135 देशों में से एक जो है भारत बन चुका है। और अगर हम इस एक्ट में कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इसमें है कि सभी के लिए सार्वभौमिक और मुक्त शिक्षा हो, सभी को बराबर और मुक्त शिक्षा मिले, मानक जनादेश हो, असाधारण परिस्थितियों के लिए विशेष व्यवस्था हो, हर कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति हो जाती है तो उसके लिए भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता होनी चाहिए, शिक्षकों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, और शिक्षक ऐसे होने चाहिए वो बहुत बहुत ज्यादा क्वालिफाई, उनकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया देना चाहिए। ठीक है, भेदभाव और उत्पीड़न के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, तो उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, उसके थ्रू एक्शन लिया जाएगा। बच्चों का स्वाधीन विकास हो, ये सुनिश्चित करा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ निरोध को कम करने के लिए सीखने के परिणाम में सुधार दिया जाएगा, कि आप केवल चीजों को रट नहीं रहे हैं, आप उनसे चीजों को जो भी पढ़ रहे हैं उनसे आप कितना सीख रहे हैं, लाइफ में उन चीजों को कितना प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आरटीआई के अनुपालन की निगरानी होगी कि आरटीआई के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो न्यायोचित है और सभी के लिए समावेशी वातावरण वातावरण बनना चाहिए, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई पिछड़ा हुआ या उसके साथ भेदभाव हो रहा है ऐसा फील कर पाए, सभी के लिए समावेशी, सबको एडजस्ट करने जैसा वातावरण बनना चाहिए शिक्षा में। ठीक है, ये भारत के अकॉर्डिंग था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, संविधान से पूर्व भारत में दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का अभाव था, कारण क्या थे। देखिए, जब तक संविधान नहीं बना था तो भारत और दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का अभाव था, इसके रीजन क्या थे इसके पीछे, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें संविधान में से पूर्व भारत और दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का अभाव था, उसके इसके लिए उस समय का इतिहास, भूगोल, सामाजिक, राजनीतिक परिक्रियाओं का परिणाम था, जिसकी वजह से वहां पे अधिकारों का अभाव था। फर्स्ट अगर रीजन की बात करें तो ब्रिटिश अधिकार, आपने देखा होगा कि भारत में अंग्रेजों के अधिकार का सत्ता के रूप में अधिकार था, और यह सभी सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को उन्हें अपने अकॉर्डिंग नियंत्रण में रख रखा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जितने भी भारतीय नागरिक थे उनको अधिकारों से स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, एंड ये कारण थे। ठीक है,
जो किसी स्वतंत्र देश में होते हैं वैसे अधिकार उनको भारतीय नागरिकों को उस टाइम नहीं मिल पा रहे थे जब ब्रिटिश अधिकार थे। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उसमें रेसिज्म जैसे जो विचारधाराएं थे, ये जो नॉन व्हाइट व्हाइट और नॉन व्हाइट के बीच में, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उनके सामाजिक समूहों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा था, ये जो विचारधारा थी। और यह जो था एक जातिवाद और जातिगत विभाजन का परिणाम बना, जिसका उद्भव जो है रेसिज्म के रूप में हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चंस आई होप कि आपने पहले भी पढ़े होंगे, ये बहुत इजी हैं। सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का प्रभाव, ये भी बहुत प्रभावित थे, जिसकी वजह से अधिकारों का अभाव देखने को मिल रहा था। भारत में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के कारण उनके अनेक लोग जो थे, उनको अधिकारों को महरूम करा करा जा रहा था, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में हम बात करें तो धार्मिक और नैतिक तरीकों से आर्पित जो थे, ऑर्थोडॉक्स वगैरह जो थे, समर्थन देने वाले लोग भी थे, जिन्हें अधिकारों का अभाव हो रहा था। इन इन विचारधाराओं और रेसिज्म को जो साथ देते थे, उनके साथ देने वाले भी ऐसे बहुत से लोग थे, जिसकी वजह से अधिकारों का अभाव हो रहा था। स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार, भारत में स्वतंत्रता संग्राम और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं के नेतृत्व में सामाजिक सुधार आई, जिससे क्या हुआ, अधिकारों का अभाव जो है वो दूर होने लग गया और लोगों को अधिकार मिलने लग गए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संविधान के माध्यम से भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अधिकारों को सुरक्षा और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे समाजों में सामाजिक और राजनीतिक समरसत्ता को प्राप्त करने में मदद मिली। तो संविधान से पूर्व अधिकारों का हनन होना या अभाव होने का रीज़न यही थे कि रेसिज़्म जैसे विचारधाराओं का, धार्मिक प्रथाओं का पालन होना, ठीक है? और ब्रिटिश राज का, ठीक है? तो जब स्वतंत्रता संग्राम हुए, नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने, गांधी जी जैसे नेताओं ने जब भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम चलाया, तब जो है अधिकारें मिलने लग गई। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने और साउथ अफ्रीका ने वो बनाए, अपने-अपने संविधान बनाए और उसमें महत्वपूर्ण अधिकारों को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरशिप और निगरानी भारत कानून के शासन को कैसे प्रतिबंधित चुनौती देती है? सेंसरशिप और निगरानी अगर हम बात करें तो कानून जो है ये वाला, वो भारत में मीडिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाली चुनौती को प्रस्तुत करता है। यह कानून जो है सरकार को सामाजिक राजनीतिक विमर्श में अधिक निगरानी और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करने की अनुमति देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता की मर्मता कर सकता है, मरम्मत कर सकता है। स्वतंत्रता की प्रतिबंध, सेंसरशिप और निगरानी कानून जो है वो समाचार, फ़िल्म, टेलीविज़न और इंटरनेट मीडिया पर आयोजित किए जाने वाली जितने भी संवाद हैं, लेखन है और साहित्यिक क्रियाएँ हैं, उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। बेसिकली सेंसरशिप क्या होता है, किसी भी तरीके का चित्र हो गया, कथन हो गया, विचार हो गया, अगर जनता को संदेश देना है, तो उस पे किसी दबाव के थ्रू अगर उसको रोक लगाया जाता है, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, वैसा नहीं करने दिया जाता है, तो उसको सेंसरशिप कहा जाता है, ठीक है? जिससे क्या होता है, स्वतंत्रता की रोक लग जाती है कि मतलब मीडिया जो है उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, उस पर उसकी स्वतंत्रता को पर रोक लग गई है, ठीक है? स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता, सेंसरशिप और निगरानी कानून जब अत्यधिक और अनिवार्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका परिणाम होता है कि मीडिया जो है आत्मनिर्भरता खो सकती है, कि मीडिया अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रही है, उन पर दबाव है, उस पर सरकार का दबाव है और वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया जा रहा है बेसिकली। सरकारी प्रतिबंधों के सामने खुद को सीमित पाती है, उनके पास बहुत लिमिटेशन होती है किसी भी चीज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव, सेंसरशिप और निगरानी कानून जो है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, जैसे कि सरकार द्वारा विपक्षी या समाज में असहमत विचारों को दबाने के लिए। कोई ऐसी विचारधारा है कि जो जनता के जागरूक कर सकती है, जनता को अंदर जागरूकता फैला सकती है, कोई करप्शन कर रहा है उसके बारे में जनता को उसकी चीज उस न्यूज से पता चल सकता है, तो सरकार इसका दुरुपयोग भी कर सकती है और उस न्यूज को दबा भी सकती है, उस न्यूज को छुपा भी सकती है। ठीक है, तो संवैधानिक सुरक्षा, भारत का संविधान जो है स्वतंत्रता और भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सेंसरशिप और निगरानी कानून जो है इसका उल्लंघन कर सकते हैं। संविधान का सुरक्षा नहीं हो रहा है, ऐसा भी उल्लंघन हो सकता है सेंसरशिप के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए यह जो चुनौती है, सरकार और सेंसरशिप और निगरानी का कानून जो है उचित सावधानी पूर्वक उपयोग करे, ताकि मीडिया की स्वतंत्रता बनी रहे और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और समाज में सामाजिक राजनीतिक विमर्श को स्थिरता देने में मदद की जा सके। ओके। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप होप कि आपने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा होगा, अगर आपने 11 12 में पढ़ा होगा तो पोल साइंस अगर आपके पास होगी तो, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं।
तो लोकतांत्रिक देश की अगर हम बात करें तो उसमें संविधान की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संविधान जो है वो एक देश के राजनीतिक और सामाजिक संरचना का मूल आधार होता है और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुरक्षित करने में मदद करता है। निम्नलिखित कारणों से अगर हम बात करें तो संविधान को क्यों आवश्यकता है किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्यों आवश्यकता है, वो निम्नलिखित कारणों से पता चलता है। पहला, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा होती है। जब संविधान होता है तो उसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं, राइट्स लिखे होते हैं, जिससे नागरिकों के अधिकारों के बारे में पता चलता है और उससे सुरक्षा मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके थ्रू चीजें नहीं हो सकती है, राजनीतिक स्थिरता बनी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दल बदल की प्रणाली सुनी होगी कि उसमें क्या होता था कि जब उनको अच्छा वोट नहीं मिल रहा तो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चले गए। तो इस चीज पर रोक लगाया गया, संविधान में ये चीज प्रॉपर लिखी गई, दल बदल के कानून को बनाया गया, जिससे क्या हुआ, राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली थी। कि ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और उसी तरह न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र और स्वायत्तता प्रदान करती है, जिसके बिना न्यायपालिका के निर्णय राजनीतिक प्रमेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इसको काट दीजिएगा आप। ठीक है, तो देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमारे संविधान पे डिपेंड करती है, बिकॉज संविधान में ऐसी चीजें लिखी हुई है, ऐसे राइट्स, ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से काम कर सके, ताकि न्यायपालिका पर कोई अपना प्रभाव न डाल सके। ठीक है, चाहे वो बड़ा से बड़ा इंसानी क्यों ना हो या छोटे से छोटा लोग इंसानी क्यों ना हो, सभी के लिए कानून बराबर है और न्यायपालिका बराबर है। न्यायपालिका जो भी रिजल्ट देगी, जो भी कानून बनाएगी, वो सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक मूल अधिकार। संविधान जो है वो सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता को भी सुरक्षा देती है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी समाज में शामिल हो सकते हैं, किसी भी तरीके का पूजा पाठ कर सकते हैं, पहनावा पहन सकते हैं, आप बोल सकते हैं जो भी आपको लैंग्वेज अच्छा लगे। ठीक है, और यह सुनिश्चित करता है कि एक देश के नागरिक अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति जो है उसकी सुधार हो सकती है। तो ये ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता होती है, ताकि लोकतंत्र खतरे में ना पड़े और लोकतंत्र बरकरार रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, इससे आप क्या समझते हैं? आपको क्यों लगता है कि यह जो है लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर में देखा, ये रिपीटेड भी है और ये बहुत इजी भी है। ठीक है, अगर कानून के समक्ष अगर सभी व्यक्ति समान है, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगेन मैं वो वाला एग्जांपल दे सकती हूँ आप, भले ही कोई समाज के बहुत ही बड़े तबके से आ रहा हो या बहुत ही पिछड़े इलाके से कोई व्यक्ति आ रहा हो, दोनों कानून के समक्ष बराबर हैं, उन कानून के समक्ष उनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी एक जैसे रीजन होंगे और कानून सबके लिए एक जैसा बनाया जाएगा। ठीक है, और चाहे लिंग भी कोई हो, किसी भी आधार पर भेदभाव बेसिकली नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण और मूल लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जो न्याय और समानता की बुनियाद को बुनाई बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आप बुनियाद लिख लेना, बुनियाद को बनाता है और यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विभिन्न पहलुओं पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। न्याय संरक्षण, फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें न्याय संरक्षण, यह सिद्धांत जो है न्याय की सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह जो है व्यक्तियों को समान अधिकारों की सुरक्षा देता है और अनैतिक, अवैध और न्यायिक अन्याय के खिलाफ उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, किसी भी तरीके का उनके साथ अवैध तरीके से अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ वह स्वतंत्रता की रक्षा करता है और उनको अधिकार देता है। दूसरा अगर हम बात करें, समाज में सामान्य समानता, यह समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में मदद करता है, क्योंकि यह अनैतिक विभिन्नता और जातिवाद के खिलाफ खड़ा होता है। तो मतलब यहाँ पे कानून की समक्ष समानता का मतलब ये भी है कि न्याय का संरक्षण होगा, सभी के लिए इक्वल न्याय होगा और सभी का स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाएगा। समाज में सामान्य समानता हो, मतलब आप किसी भी समाज में रह रहे हो, आपके पास समान समानता होनी चाहिए, समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, आपको किसी भी चीज से पिछड़ा हुआ नहीं फील हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक संरचना, लोकतांत्रिक संरचना, यह सिद्धांत जो है लोकतंत्र के मूल तत्व है, क्योंकि इसके अधिकारों और कर्तव्यों का समान रूप से पालन किया जाए और यह जो है नागरिकों को सरकार के सामूहिक सहयोग बनाता है, सरकार के समक्ष सभी बराबर है। ठीक है, सामाजिक सामंजस्य, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है अपने किसी भी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित नहीं हो सकता है, सबको न्याय मिलेगा और बराबर न्याय मिलेगा, सबका हक समान है। ठीक है, जिससे समाज में सामाजिक सामंजस्यता बनी रहे, एडजस्टमेंट हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, यह सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक समाज के मूल
और महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है जो न्याय, समानता और समृद्धि की दिशा में मदद करता है और ये सभी के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी लोकतंत्र देश में तो ये खासकर आवश्यक होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक हिंसा क्या है? इसके विभिन्न आयामों की चर्चा करनी है। लैंगिक हिंसा आपको आई होप कि नाम से पता चल रहा होगा, लिंग के आधार पर हिंसा करना, ठीक है? यह एक बहुत गंभीर समस्या है जो समाज में लैंगिक संबंधों के आधार पर हुई आक्रमण और उत्पीड़न को सुनिश्चित करता है। यह एक व्यक्ति के सेक्सुअल आत्मसम्मान को उनके विभिन्न लैंगिक स्थिति के कारण हमला करके या दबाव डालकर उसका अपमान किया जा सकता है, उसके अपमान की प्रयास किया जा सकता है। यह एक सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक समस्या हो सकती है। यह हिंसा जो है किसी भी तरीके से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर फिजिकली हो रहा है तभी उसको हिंसा माना जाएगा। वो मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है और उसके इमोशंस के थ्रू भी ये खेला जाए, ये भी एक तरीके का हिंसा है, ठीक है? जो विभिन्न आयामों पर आधारित हो सकती है। पहला, शारीरिक आयाम। यह जो है शारीरिक हिंसा का आयाम है और इसमें लैंगिक दबाव, बलात्कार, शारीरिक जैसे फिजिकल हिंसा शामिल है, ठीक है? मानसिक आयाम, इसमें मानसिक भावनात्मक उत्पीड़न शामिल है, ठीक है? और सामाजिक आयाम, इसमें क्या है कि सामाजिक आयाम में इसे एक समाज के लैंगिक स्तर की जातिवाद, सामाजिक दबाव, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे कास्ट से आ रहा है, कोई बहुत पिछड़े हुए कास्ट से आ रहा है, तो उसके साथ इस आधार पर भेदभाव होगा, ये चीज इस पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक तरह का हिंसा होता है जो सामाजिक आयाम के थ्रू हो रहा है, ठीक है? जीवन की आयाम, लैंगिक हिंसा जीवन की उत्पीड़न के आयाम को भी शामिल कर सकती है, जैसे कि परिवार में हिंसा, बच्चों के बारे में सेक्सुअल उत्पीड़न करना, ठीक है? लैंगिक हिंसा हिंसा जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। वो भावनात्मक, इमोशनल, फिजिकल, मेंटली भी हो सकती है, ठीक है? जिसको नियंत्रण करने और निरोध करने के लिए सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है और यह जो है समाज में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता भी है। साथ ही साथ समाज में जागरूकता, शिक्षा को और अधिक सुरक्षित और समझदार समुदायों के बीच बढ़ती मांग के लिए कदम उठाने की बहुत ज़्यादा आवश्यक ज़रूरत है। तो आई होप कि हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको सभी समझ में आ चुके होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है आदिवासी और मूलवासी को परिभाषित कीजिए। आदिवासी का आई होप कि आपको बहुत समय से पता ही होगा, मूलवासी भी बहुत ईज़ी है। देखिए आदिवासी कौन होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, जिनका जंगलों के साथ निवास होता है, उनका घनिष्ठ संबंध होता है जंगलों से, उनका रहन-पोषण, भरण-पोषण, रोजगार, खाना-पीना हर चीज़ उनका जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो भारत की लगभग 8% आबादी जो है उसका हिस्सा जो है आदिवासी समूह है, ठीक है? जो कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई अन्य क्षेत्र जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है? आदिवासी एक जातीय आबादी नहीं है, एक तरह का कास्ट नहीं है कि वो आबादी है। भारत में 500 से अधिक भिन्न-भिन्न आदिवासी समूह हैं और आदिवासी विशेष रूप से छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको आदिवासी देखने को मिल सकते हैं और आदिवासी समाज जो है वो भी सबसे विशिष्ट है क्योंकि उनमें अक्सर बहुत कम पदानुक्रम होता है और यह उन्हें जाति वर्ण के सिद्धांतों या फिर राजाओं द्वारा शासित समुदाय के आसपास संगठित समुदाय में मौलिक रूप से अलग बनाता है। आदिवासी जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं और आदिवासी धर्मों परंपराओं का पालन करते हैं और वो जंगलों की भी रक्षा करते हैं। उनको जंगलों की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, हर एक चीज के बारे में पता होता है उनको और वो अपने समुदाय में इस चीज़ को फैलाते हैं कि जंगलों को बचाया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है? जो इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्म से अलग होते हैं आदिवासी जो होते हैं, वो ऐसी परंपराओं को मानते हैं जो अन्य धर्मों से उनकी परंपरा बिल्कुल ही अलग होती है। इनमें अक्सर जो होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, उनकी आत्मा और गाँव की प्रकृति की पूजा शामिल होती है। जो उनके पूर्वज होते हैं, उनकी आत्मा की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है? जो अंतिम परिदृश्य में विभिन्न स्थलों से जुड़ी रहकर निवास जैसे पहाड़ हो गए, नदी, पशु तो बेसिकली वो प्राकृतिक चीज़ों पर डिपेंड करते हैं और वो उन्हीं की पूजा भी करते हैं, ठीक है? मूलवासी शब्द जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रॉम जब आवर्गियो और ईगो ओरिजिनल इसका मतलब होता है, ठीक है? में आया है, जो ऑस्ट्रेलिया में लोकप्रिय है। यह वर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, जो एक लैटिन शब्द है। मूलवासी को उन लोगों के रूप में माना जाता है, जो प्राचीन समय में सबसे पहले एक स्थान पर रहते थे और ऑस्ट्रेलिया में इस शब्द का इस्तेमाल 17
89 में अपने मूलवासी लोगों के वर्णन के लिए किया गया था। मतलब मूलवासी वो लोग होते हैं जो एक किसी पर्टिकुलर समय पर प्राचीन समय में ना वो उसी एरिया में रहते थे और अभी तक वो उसी एरिया में रहते हुए आ रहे हैं। वो बेसिकली वहां के मूलवासी बन गए हैं, मूल निवासी बन गए हैं। ठीक है, तो यह जो होते हैं पूंजीवादी हो गया है और यह एक एब्रोजिलर और टोरिस स्टेट आइलैंड है, टेरेस्ट्रियल आइलैंडर्स। ठीक है, दोनों को संदर्भित करने के लिए सामान्य नाम के रूप में नियोजित किया गया था। हालांकि आजकल बाद वाले शब्द को, ये जो मूलवासी है उसमें वासी को हटाकर नहीं यूज किया जाता है, तो इसमें मूलवासी आदिवासी के विपरीत का विरोध किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उपनिवेशवाद अर्थ को माना जाता है। तो इसका जो लास्ट वाला शब्द है, इसको बेसिकली यहाँ पे उपनिवेशवादी अर्थ के रूप में देखा जाता है। ठीक है। तो जबकि जो स्वदेशी स्वदेशी ऑस्ट्रेलिया शब्द है वो 1980 के दशक में लोकप्रिय हुई और उसका कारण क्या था कि मूलवासी और जितने भी टेरेस थे उन लोगों ने इसे नापसंद किया और यह महसूस करते हुए कि बहुत सामान्य है और उनकी पहचान को मिटा देता है। ये बहुत से लोगों को यह शब्द उपयोगी और सुविधाजनक लगता है और जहां उपयुक्त लगे वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। जहां उपयुक्त है, जहां कोई इशू नहीं है, वहां पे इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और स्वदेशी की वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई परिभाषा में कहा गया है कि एक स्वदेशी व्यक्ति वह होता है, या तो आप स्वदेशी कह लीजिए या मूलवासी कह लीजिए। बात एक ही है। ये मूलवासी या टोरस आयरलैंड वंश है। यह एक मूलवासी या टोरेस स्ट्रेट आयरलैंडर व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। समुदाय द्वारा मूलवासी या टोरेस स्ट्रेट आयरलैंड के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, यह परिभाषा जो है 1980 के दशक में मूलवासी मामलों के राष्ट्रमंडल विभाग द्वारा विकसित की गई है, जिससे क्या हुआ है, सरकारी विभागों और वैधानिक जितने भी निकाय हैं, संस्थाएं हैं, उनके भीतर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। लेकिन कभी-कभी मूलवासी समूहों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, मूलवासी भी कभी-कभी समूह में लगाया जाता है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने मटेरियल को खोलना, कॉलेज के स्टडी मटेरियल को खोलना, वहां पे आपको देखना पूरे पेज में इसको और भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे समय के अभाव के कारण हम यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, परंतु फिर भी आई होप कि मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने का और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।